हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कल का जो वीडियो लेक्चर था अपने, इसके अंदर हमने कई चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली थी। कई चीज़ें का मीनिंग क्या है कि हमने सदिश को, कोई भी दो सदिश राशियां जो हैं इनका योग किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से सदिश नियमों के अंदर किया जाता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। पहला जो नियम था वो सबसे बड़ा था और सबसे अच्छा वही नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम। उसके बाद में हमने चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ लिया था और उसके बाद में हमने देख लिया था कि वैकलन जब हम करते हैं तो वैकलन को भी इसके अंदर ही हमने मिला दिया था, ताकि वैकलन को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे तो सेम तरीके की कैलकुलेशन, सेम रिजल्ट जो हमने यहाँ पर लास्ट में लिखा था वो रिजल्ट अपने पास से आता है। तो सदिश योग और वैकलन दोनों को ही मैं डिस्कस करके ये मान के चलता हूँ कि दोनों ही अपने डिस्कस हो चुके हैं। योग के अंदर अपने पास फॉर्मूला जो है आर का, उसके अंदर प्लस आता है बीच में, और माइनस जब वैकलन होता है तो बीच में फॉर्मूले के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। इन सब के अलावा अगर हम आज आगे बात करें तो मैं नोट लगाकर कुछ बातें जो हैं वो आप लोगों को लिखवाना चाह रहा हूँ। नोट लगाकर फर्स्ट जो चीज़ है वो अपने पास जो है वो क्या होती है कि फर्स्ट अगर हम बात करें कि कोई भी दो अपने पास असमान सदिश है, कोई भी दो असमान सदिश हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि दो असमान सदिशों का, दो असमान सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा, परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा। कोई भी दो असमान सदिश है, असमान सदिश होने का मतलब क्या है, उनकी असमान सदिश होने का मतलब है उनका परिमाण जो है वो क्या हो, अलग अलग हो। तो अगर परिमाण अलग अलग है तो उनका परिणामी जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो दूसरी चीज़ क्या है अपने पास, दो असमान सदिशों की बात कर ली अब हम समतलीय सदिशों की बात करते हैं। तो तीन जो अपने पास समतलीय सदिश होते हैं, तीन समतलीय सदिशों का, तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो भी सकता है, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी। यानी इसके अंदर दोनों ही सिचुएशन होती हैं कि परिणामी जो है वो शून्य आ भी सकता है और परिणामी शून्य नहीं भी आ सकता है। कन्फर्म हम लोग ये नहीं बोल सकते कि तीन समतलीय सदिश है तो उनका परिणामी हमेशा शून्य होगा या उनका परिणामी हमेशा शून्य होगा। कभी शून्य आ जाता है और कभी शून्य आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अपने पास, वो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमने समतलीय ले लिए। अब अगर हम इसकी जगह असमतलीय ले लें तो तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तीन अगर असमतलीय सदिश हैं अपने पास तो उन तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी जो है वो कभी भी शून्य नहीं होगा। ये अब तक जो हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये तीन बातें जो हैं वो ध्यान में रखेंगे कि दो असमान सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं होगा और तीन समतलीय सदिशों का परिणामी शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तीन असमतलीय सदिशों का परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अब इसको यहीं पर नोट जो है इसको यहीं पर बंद करते हुए हम लोग आगे अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और इसके न्यूमेरिकल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि अब तक जो हमने पढ़ी है वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल बात जो है वो कहाँ से आएगी अपने पास, जब हम पढ़ते हैं इसके लिए
कि द्विविमीय कोई भी सदिश है। अब द्विविमीय, एक विमीय और त्रिविमीय, इसका भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा लेता हूँ अपने पास, द्विविमीय सदिश का घटकों में वियोजन, घटकों में वियोजन। अब ये जो चीज़ है ये आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ेगी, पूरे मैकेनिक्स के अंदर ये चीज़ जो है वो आपके यूज में आएगी। तो अभी आप लोगों को इसे ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे जैसे ही हम लोग कोई और चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के अंदर भी ये जो अपने पास हम लोग घटकों में वियोजन कर रहे हैं ये आगे बहुत काम में आती है अपने पास, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। देखो शुरुआत के अंदर हम लोग कैसे देखते हैं कि मान लो कि अपने पास कोई दो घटक है, या को मैंने मान लिया कि कोई दो अपने पास सदिश है। एक सदिश जो है ए वो बराबर है आर एक्स, सदिश नहीं बोल सकता, परिमाण बोल सकता हूँ, ठीक है। दूसरा जो अपने पास राशि है, भौतिक राशि, वो है आर वाई। पहली भौतिक राशि क्या है? आर एक्स, दूसरी भौतिक राशि क्या है? आर वाई। अब आर एक्स और आर वाई जो है इनको मैं सदिश रूप में अगर लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा ये तो है प्लस एक्स दिशा के अनुदिश। तो प्लस एक्स दिशा के अनुदिश है तो ये सदिश जो है वो कितना बन जाएगा आपके पास? आर एक्स दिशा, साथ में कौन सी ऐड कर दूँ मैं? प्लस एक्स दिशा वाली। और प्लस एक्स दिशा क्या होती है? आई कैप होती है। दूसरा जो सदिश है अपने पास बी, बराबर मैं क्या लिखूँगा इसको? आर वाई, और दिशा क्या है इसकी? जे कैप, यानी ये प्लस वाई दिशा के अनुदिश से गतिशील है। अब ये दो सदिश है अपने पास, इन दोनों सदिशों का परिणामी जो है वो हमें ज्ञात करना है। इन दोनों सदिशों का परिणामी जो आर है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो परिणामी अगर हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो परिणामी जो है वो सदिश रूप में क्या हो जाएगा अपने पास? ए प्लस में बी, यही होता है क्या सदिश रूप में परिणामी? ऐसे ही लिख दिया। तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? आर बराबर ए का मान कितना है? आर एक्स आई कैप, प्लस में बी का मान कितना है? आर वाई जे कैप। ये अपने पास सदिश जो है, परिणामी सदिश जो है, इसका मान आ गया। अब अगर इसी का मान हम लोग डायग्राम से देखना चाहें, जो हमने सदिश योग के नियम पढ़े हैं, त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम, उनके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ना चाहें तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास। हम बोलेंगे कि अपने पास कोई दो सदिश है, आर एक्स और आर वाई। आर एक्स और आर वाई दोनों सदिशों को हम अपने डायग्राम के अंदर लिख देते हैं इस तरीके से। ये वाला जो सदिश है ये है आर एक्स, ये वाला जो सदिश है वो है आर वाई। तो यहाँ पर अगर मैं समांतर चतुर्भुज नियम लगाऊं तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण है, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला जो विकिरण है, उस विकिरण की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास? उस विकिरण की जो लंबाई है वो इनके परिणामी को प्रदर्शित करती है। यही पढ़ा है हमने। अब अगर इन दोनों के बीच का कोण जो है वो कितना ले लिया? ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग है, यानी ये एक्स दिशा में है, ये वाई दिशा में है। तो एक्स दिशा और वाई दिशा के मध्य कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ये जो परिणामी कोण यहाँ पर बना रहा है इसको मैंने लिख दिया थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं बोलूँगा कि अगर ये समांतर चतुर्भुज नियम मैं यहाँ पर लगाना चाहूँ तो ये वाली भुजा अगर आर वाई है तो ये वाली भुजा भी क्या हो जाएगी? आर वाई हो जाएगी यहाँ पर। और इसका जो परिणामी है वो परिणामी कितना हो जाएगा मेरे पास? परिणामी हो जाएगा आर एक्स सदिश प्लस में आर वाई सदिश। यही हो जाएगा क्या? आर एक्स सदिश की बात करूँ तो ये वाला सदिश की बात कर रहा हूँ। सदिश का मतलब दिशा क्या हो गई? साथ में जुड़ गई। जो हम यहाँ पर ए से लिख रहे हैं ये क्या है अपने पास? आर एक्स से सदिश है, ठीक है। बी जो है उसकी जगह क्या आ गया? आर वाई सदिश, मतलब क्या है? आर वाई इंटू में जे कैप।
अब देखो, अगर मुझे इन दोनों सदिशों का परिणामी ज्ञात करना है तो इन दोनों सदिशों का जो परिणामी है वो क्या हो जाता है अपने पास, तो मैं बोलूँगा परिणामी का जो परिमाण है वो कितना आता है, वो परिमाण आता है अंडर रूट के अंदर आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में 2 गुना में आर एक्स गुना में लिख दे, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, आर एक्स गुणा में, ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, आर एक्स गुणा में आर वाई और कोस थीटा, यही होता है परिणामी का परिमाण। तो यहाँ पर देखो दोनों सदिश आर एक्स और आर वाई के बीच का कोण कितना है, तो मैं बोलूँगा कोण कितना है 90 डिग्री। तो थीटा का मान रख दो 90 डिग्री। थीटा का मान जब मैं 90 डिग्री रख देता हूँ तो कोस 90 बन जाता है 0, तो इस वाले पूरे पद को ये लेकर डूब जाएगा, यानी कितना बन जाएगा ये पूरा 0। तो अपने पास जो परिणामी सदिश है, इस परिणामी सदिश का परिमाण कितना आ गया, आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर। तो ये इस परिणामी सदिश का अपने पास आ गया परिमाण। अब देखो क्या है यहाँ पर, अगर मैं आर एक्स आर वाई का मान आर के पदों में निकालना चाहूँ, क्योंकि ये परिणामी का परिमाण आ गया और इस परिमाण का मान कितना है अपने पास आर, यही है मान। तो अगर मैं यहाँ पर आर एक्स जो है और आर वाई जो है इसका मान आर के पदों में लिखना चाहूँ, तो आर के पदों में मैं देखो कैसे लिखूँगा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार, और 90 डिग्री कोण के सामने वाली जो भुजा है ये वाला 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या बन गई, कर्ण बन गई। तो अगर मैं आधार और कर्ण के बीच में संबंध लिखूं तो अपने पास देखो क्या होता है, लाल बटे में कक्का। मुझे आधार और कर्ण के बीच में संबंध लिखना है तो आधार बटे कर्ण जो है वो क्या होता है, कोस थीटा। तो हमने बोल दिया कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना, तो आधार जो है वो कितना है, आर एक्स है, बटे में कर्ण कितना, कर्ण का परिमाण कितना है, आर है। तो यहाँ से देखो आर एक्स का मान जो है वो आर के पदों में कितना हो गया, आर कोस थीटा। इसे हमने बोल दिया समीकरण 1। अब इसी तरीके से अगर मैं लंब में और कर्ण में संबंध देखूं तो लंब और कर्ण में संबंध किस में होता है, साइन के अंदर। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना, तो लंब का मान है आर वाई बटे में कर्ण का मान कितना, आर। तो आर वाई का मान यहाँ से देखूं तो आर वाई बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, आर साइन थीटा। ये बन गई समीकरण 2। अब देखो ये जो मान हमने लिखा है वो तो केवल अपनी थ्योरी के बेसिस पर लिखा है कि सदिश का परिणामी a प्लस बी हो जाएगा। ये जो मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं वो किसके आधार पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ये वाला जो मान है वो हमने बोला कि आर एक्स और आर वाई दो सदिश हैं, दोनों के मध्य कोण 90 डिग्री है, तो उनका परिणामी का परिमाण कितना आ जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग इन दोनों से ज्ञात करना चाहें, इन दोनों समीकरणों से ज्ञात करना चाहें कि परिणामी का परिमाण इतना आता है या नहीं आता, तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। समीकरण 1 और 2 के को क्या करते हैं, समीकरण 1 जो है इसका स्क्वायर कर दो और उसको जोड़ दो समीकरण 2 के स्क्वायर के अंदर। दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर बराबर इधर क्या बनेगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही बन गया। इसको इधर ले जाओ, इन दोनों को इधर ले आओ, यानी इस समीकरण को पूरा उल्टा लिख लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, आर स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर। देखो इसका मान कितना होता है, ये अपने पास ऐसे मीका बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर। ये आ गया सदिश का परिमाण।
अब मुझे अगर यहाँ से इन दोनों समीकरण से थीटा का मान निकालना हो तो इन दोनों समीकरणों से थीटा का मान यानी ये जो परिणामी है वो कितना कोण बना रहा है वो ज्ञात करना हो, थीटा का मान निकालना हो, तो मैं क्या करूँ? देखो, थीटा का मान निकालना हो तो मुझे आर को गायब करना पड़ेगा, क्योंकि आर जो है वो भी अज्ञात राशि है और थीटा जो है वो भी अज्ञात राशि है, तो मुझे आर को गायब करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ? मैं समीकरण 2 में 1 का भाग दे देता हूँ। समीकरण 2 में 1 का क्या कर दिया? भाग दे दिया। तो 2 में 1 का भाग दूंगा तो देखो क्या बनेगा अपने पास, आर वाई बटे में आर एक्स बराबर इधर है अपने पास आर साइन थीटा बटे में आर ए कोस थीटा। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या बन गया? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया? आर वाई बटे में आर ए एक्स। तो अगर हमें कोण निकालना हो कि वो उसका परिणामी सदिश कितना कोण बना रहा है तो वो कोण तो क्या हो जाएगा? आर वाई बटे में आर एक्स हो जाएगा, ठीक है। और उसका परिणामी जो है वो कितना हो जाएगा? परिणामी का परिमाण जो है वो कितना हो जाएगा? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और इसी को हम लोग इस तरीके से जो लिख सकते हैं, तो आपको इस समीकरण को ध्यान में रखना है क्योंकि ये इस तरह के समीकरण आपको वो देगा बहुत सारी। इसका परिमाण किस तरीके से हम लोग लिखते हैं वो अपने को यहाँ पर देखना है, याद रखना है हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद में जो r है अपने पास, उस r के घटक कौन कौन से हैं? तो r x, x का मतलब क्या हो गया? x का मतलब हो गया x दिशा में, यानी मैं बोलूँगा कि ये जो r x है वो r का क्षैतिज घटक है। आर एक्स जो है वो आर का क्या है? क्षैतिज घटक है। आर वाई की बात करें तो ये जो आर वाई है वो आर का ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। अब अगर कोई सदिश दो विमाओं के अनुसार परिवर्तित हो रहा हो, दो विमाओं का मतलब है दो दिशाओं के आधार पर, तो उसे बोला जाता है द्विविमीय सदिश। दो दिशाएं कौन कौन सी? एक तो हो गई एक्स दिशा, दूसरी हो गई वाई दिशा। तो हम इस परिणामी की बात कर रहे हैं तो ये परिणामी जो है वो एक्स दिशा में भी चेंज हो रहा है और वाई दिशा में भी चेंज हो रहा है, तो द्विविमीय सदिश बन गया ये। तो द्विविमीय सदिश का घटकों में वियोजन किस तरीके से हम उसके घटक जो है वो करते हैं वो इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया है। चलिए नोट कीजिए इसे। कोई भी अपने पास सदिश राशि हो तो उस सदिश राशि को हम घटकों के अंदर तोड़ सकते हैं। देखो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे इस चीज़ को। चलिए आपको एक एग्जाम्पल जो है वो दिखाते हैं कि आपको बोल दिया कि कोई एक सदिश A बराबर है 4i प्लस में 2j। एक सदिश क्या है? 4i प्लस 2j। तो इस सदिश का आपको जो है वो परिमाण बताना है। इस सदिश का आपको क्या बताना है? परिमाण बताना है। और ये बताना है कि ये सदिश x एक्सिस के साथ कितना कोण बनाता है, यानी क्या बतानी है आपको? दिशा बतानी है। ये सदिश इकलौता आपको दे दिया, ठीक है। क्या पूछ रहा है आपको? परिमाण पूछ रहा है इसका, और दूसरी बात क्या पूछ रहा है? दिशा, यानी ये x एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है वो पूछ रहा है। तो आपने बोल दिया कि a बराबर है 4i प्लस में 2j।
अब मैं अगर अपने पिछली बार यहाँ पर लिखा था तो मैंने लिखा था r बराबर आर एक्स आई प्लस में आर वाई जे, ये लिखा था हमने यहाँ पर। यानी आर एक्स का मान इसके अंदर कितना है 4, आर वाई का मान इसके अंदर कितना है 2। आर एक्स बराबर 4, आर वाई बराबर 2, यही है। तो इस सदिश का परिमाण जो है वो कितना हो जाएगा, तो परिमाण कितना हो जाएगा अपने पास, परिमाण होता है अंडर रूट के अंदर आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर। आर एक्स की बात करूँगा तो आर एक्स का मान 4, 4 का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन गया अपने पास, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये बन गया अपने पास अंडर रूट 20। ये आ गया आपके पास इस सदिश का परिमाण। ठीक है, अब दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, सदिश का परिमाण। ठीक है, अब दूसरी बात, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, तो कोण यानी दिशा अगर आप लोगों को निकालनी है तो दिशा बराबर हमने देखी थी tan थीटा होती है, और tan थीटा क्या होता है आर वाई बटे में आर एक्स। आर वाई का मान कितना 2 बटे में आर एक्स का मान कितना 4, बराबर कितना आ गया अपने पास 1/2, यानी थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 1/2। तो ये अपने पास बन गई इस सदिश की दिशा। ये अपने पास सदिश आ गया यहाँ पर। तो कोई इकलौता सदिश आपको दिया हुआ हो तो उसको आप लोगों को परिणामी मान के चलना है कि ये परिणामी है। किन का परिणामी है, ये 4i और 2j का परिणामी है। अब इसी सदिश को अगर हमें घटकों के अंदर तोड़ना है कि हमें इसके घटक बताने हैं, तो घटक बताने हैं तो मैं बोलूँगा इसका जो क्षैतिज घटक है, क्षैतिज घटक का मतलब कि x वाला घटक जो है, जो x दिशा के अनुदिश है। तो यहाँ पर i और j को देखो, i कैप आ गया, i कैप कौन सी दिशा को निरूपित करता है, प्लस x दिशा को निरूपित करता है। तो इसके गुणा वाला जो है वो क्या है, इसका क्षैतिज घटक है, कितना 4। ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें, ऊर्ध्वाधर का मतलब y दिशा, तो y दिशा को कौन निरूपित करता है, j कैप, j कैप निरूपित करता है। तो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा अपने पास, वो ऊर्ध्वाधर घटक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये अपने पास इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज आपको बोल रहा है कि एक आपके पास एक बल है, बल जो है, सबसे पहली बात, बल जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। घटक आपको उसी के करने हैं जो सदिश राशि हो। ठीक है, तो ये बल जो है वो इधर लग रहा है, ये यहाँ से जो कोण है ये है 30 डिग्री, ये यहाँ से कोण जो है वो कितना है 30 डिग्री है। आपको बोल रहा है कि इस बल का क्षैतिज घटक कितना, क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक बताइए, क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक बताइए। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक हमें यहाँ पर निकालना है। मैं बल का जो है वो मान ले लेता हूँ 6 न्यूटन। न्यूटन क्या होता है बल का, एसआई पद्धति में मात्रक होता है। तो हमें बल का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक बताना है, तो कैसे करें क्वेश्चन को, इसके अंदर तो सदिश कुछ दिया हुआ भी नहीं है, केवल ये हमें पता है कि बल जो है वो सदिश राशि होती है। तो क्या करेंगे, देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अपने अनुसार हम लोगों ने एक वाई एक्स बना ली और दूसरी हमने बना ली एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स के अनुदिश जो घटक होगा वो क्षैतिज होगा और वाई एक्स के अनुदिश जो घटक होगा वो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इस बल को इस तरीके से दर्शा लिया कि ये है F बराबर 6 न्यूटन और ये वाला जो कोण बन रहा है ये है 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें कि क्षैतिज घटक जो है इस बल का वो कौन सी दिशा के अनुदिश होगा, वो होगा इस वाली दिशा के अनुदिश। ठीक है, और उसका मान कितना, तो मैं लिख देता हूँ उसका मान अपनी इच्छा से Fx, x का मतलब क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो कौन सी दिशा के अनुदिश होगा, वो होगा y दिशा के अनुदिश, उसका मान मैं लिख देता हूँ अपने अनुसार Fy।
मान लो यहाँ तक है ये, तो इसको मैंने आगे की ओर बना दिया, इसको मैंने आगे की ओर बना दिया, ये वाला fx, ये वाला fy। अब अगर मुझे fx और fy का मान निकालना है तो ये देखो f है, f कितना है 6 न्यूटन, ये वाली जो भुजा है ये कितनी है 6 न्यूटन, जो ये वाली भुजा है वही ये वाली भुजा होगी fy, और जो ये वाली भुजा कितनी है अपने पास fx। अब मुझे fx का मान निकालना है तो देखो ये वाली भुजा जो है वो कौन सी बन गई, ये वाली बन गई अपने पास आधार, ये वाली बन गई लंब, और ये वाली कौन सी बन गई कर्ण। मुझे अगर fx निकालना है तो आधार और कर्ण के अंदर संबंध चाहिए, तो आधार और कर्ण के अंदर संबंध किस में मिलता है कोस थीटा में। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे में कर्ण। आधार का मान कितना fx जो हमें निकालना है, कर्ण का मान कितना 6, कोस थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा कोस 30 डिग्री बराबर fx बटे में 6। तो fx का मान जो है वो कितना आ गया 6 गुणा कोस 30। अब कोस 30 जो है वो कितना होता है, कोस 30 साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 होता है √3/2। ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3√3 न्यूटन। ये कौन सा घटक आ गया अपने पास है क्षैतिज घटक, क्योंकि ये x दिशा के अनुदिश है। अब मुझे fy का मान निकालना है, ऊर्ध्वाधर घटक का मान निकालना है, तो देखो किस में संबंध देखना पड़ेगा लंब और कर्ण के अंदर। तो लंब और कर्ण के अंदर संबंध जो है वो किस में होता है साइन थीटा में। तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब का मान fy, कर्ण का मान 6, थीटा का मान 30 डिग्री। तो थीटा का मान 30 डिग्री है तो मैं लिखूंगा साइन 30 बराबर fy बटे में 6। तो यहाँ से fy बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणा में साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, 2 से ये 3 बार चला गया, कितना आ गया 3 न्यूटन। तो अपने पास क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों आ गए कि क्षैतिज घटक जो है वो तो कितना हो जाएगा इस बल का, क्षैतिज घटक जो है वो तो हो जाएगा 3√3 न्यूटन, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है इस बल का वो हो जाएगा अपने पास 3 न्यूटन। ये अपने पास दोनों घटक आ गए। अब अगर हमें ये चेक करना हो कि क्या ये दोनों घटक सही हैं या नहीं है, तो इन दोनों घटकों के स्क्वायर का योग करके √, में लगा दो। अगर मान 6 आ जाए तो बिल्कुल सही है, अगर मान 6 ना आए तो बिल्कुल गलत होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी राशि के घटक कर सकते हैं। अब इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जिसके साथ कोण बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ कोण बन रहा है, जिस एक्सिस के साथ कोण बन रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा कोण यही दे, आपको ये वाला कोण भी दे सकता है। मान लो ये वाला कोण जो है वो आपको दे दिया 60 डिग्री, तो भी आपको यही कोण काम में लेना है कि ये 60 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, यानी ये वाला कोण ही काम में लेंगे हम लोग। अगर आपको कन्फ्यूजन होता है 60 डिग्री और 30 डिग्री में, मान लो कहीं पर भी आपको कोण दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया, ये कुछ और दे दिया आपको, तो एक ट्रिक जो है वो आप लोग ध्यान रखोगे कि जिसके साथ, जिस एक्स के साथ कोण बनता है वो तो हो जाएगी कोस थीटा, और जिसके साथ कोण नहीं बनता वो क्या हो जाएगी साइन थीटा। जो शॉर्ट ट्रिक है घटक करने के लिए हम लोग इसे ध्यान में रखेंगे, क्या कि जिस x के साथ कोण बन रहा है उसके अनुदिश, उसके अनुदिश घटक कोस थीटा व दूसरा साइन थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। चाहे कोण कहीं पर भी आपको दिया हुआ हो, कोई मतलब नहीं है।
जैसे मैं बात कर लूँ कि कोण जो अपने को ये वाला कोई भी संवेग मैं ले लेता हूँ, क्योंकि संवेग जो है वो भी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। और ये जो संवेग है वो इस ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ कोण बना रहा है 60 डिग्री, या फिर बल ही ले लो, यही ले लो आप लोग 6 न्यूटन, ताकि आपको पता भी लग जाए कि ये सही है या गलत है। अब देखो ये 60 डिग्री का कोण आपको दे दिया, आपको ये देखना है कि इसका क्षैतिज घटक यानी इधर वाला घटक कितना होगा और ऊर्ध्वाधर घटक यानी इधर वाला घटक कितना होगा। तो मैं कहूँगा ये जो बल है अपने पास, जिसके साथ जिस x के साथ कोण बन रहा है, तो इस वाली x के साथ कोण बन रहा है, तो इसके अंदर तो आएगा हमेशा कोस थीटा। तो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, f कोस थीटा, और दूसरा क्या बन जाएगा, f साइन थीटा। देखो मान क्या आ रहा है, f का मान कितना 6, कोस 60 डिग्री कितना होता है, कोस 60 डिग्री होता है 1/2, 2 से ये 3 बार चला गया, कितना आ गया 3। ये हो गया f साइन थीटा, f का मान 6 साइन 60 कितना होता है √3/2, ये 2 से 3 बार चला गया, कितना आ गया 3√3। क्या दोनों ही कंडीशन के अंदर मान जो है वो समान आ रहा है, क्या 3 बार चला गया, कितना आ गया 3√3। क्या दोनों ही कंडीशन के अंदर मान जो है वो समान आ रहा है, क्या fx और fy का, दोनों ही कंडीशन में क्या आ रहा है, मान समान आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या ध्यान में रखेंगे कि जिस x के साथ कोण बन रहा है, चाहे वो किसी भी x के साथ कोण बनो, मतलब यहाँ पर अगर ये वाला कोण बन रहा है तो भी मैं बोलूँगा कि इस x के साथ कोण बन रहा है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखोगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब ये जो अपने पास कोई भी सदिश राशि था, इसके अंदर हम 2 ही पद ले रहे थे, i और j, ठीक है। अगर अपने पास कोई ऐसा सदिश आ जाए जिसके अंदर तीनों ही पद आए, i भी आए, j भी आए, k भी आए, तो उसे बोला जाता है त्रिविमीय सदिश, क्योंकि उसके अंदर अधिकतम तीनों दिशाएं जो हैं वो आ जाती हैं। तो अगर त्रिविमीय सदिश के हमें समकोणिक घटक करने हों, त्रिविमीय सदिश के समकोणिक घटक, अब समकोणिक घटक क्यों बोला है, वो भी समकोणिक ही घटक थे। समकोणिक घटक होने का मतलब कि घटक जिनके मध्य का कोण समकोण हो, तो वो हो जाएंगे समकोणिक घटक। अब त्रिविमीय सदिश का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके पास एक सदिश है r बराबर, मैंने बोल दिया rx प्लस में ry प्लस में rz, ये 3 सदिश हैं अपने पास और 3 सदिश का योग हो रहा है। इन तीनों सदिशों की जो दिशाएं हैं वो तीनों सदिशों की दिशाएं x, y और z हैं। तो अगर इन तीनों सदिशों को अगर मैं दिशा के साथ लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिखूँगा, r बराबर rx, तो इसका हो गया परिमाण और i कैप हो गई दिशा, ry तो इसका हो गया परिमाण और j कैप हो गई इसकी दिशा, z दिशा के अनुदिश rz तो परिमाण और k कैप कौन सी दिशा को निरूपित करता है, z दिशा को निरूपित करता है। तो rz k कैप हो गया, यहाँ पर rz इसका क्या है, परिमाण है। ये अपने पास सदिश यहाँ पर हो गया। अब देखो अपने को क्या करना होता है कि ये सदिश अपने पास आ गया। अब हम इसका डायग्राम बना कर देखते हैं एक बार कि ये समकोणिक घटक हमें करना है, तो डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम लोग ये वाला बना लेते हैं। ये अपने पास है y एक्सिस, ये अपने पास है x एक्सिस, और यहाँ पर इधर जो है वो है z एक्सिस। अब मैंने z एक्सिस के बारे में आपको क्या बताया था कि z एक्सिस इधर ना होकर कागज़ के तल के लंबवत होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से है ये z, लेकिन इस वाली लाइन को मैं बनाऊँ कहाँ, हवा में बना नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है। अब कोई सदिश है अपने पास, कोई सदिश है r,
कोई सदिश क्या है अपने पास आर। अब ये जो आर है, ये जो सदिश है अपने पास आर, ये आर सदिश एक्स एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाता है, कुछ कोण वाई एक्सिस के साथ बनाता है और कुछ कोण जेड एक्सिस के साथ बनाता है। तो इसकी अगर मैं बात करूं, ये जो आर है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ ये कोण बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये कोण बना रहा है गामा। आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ कितना कोण बना रहा है, ये गामा कोण बना रहा है। तो मुझे अगर इसके घटक करने हैं तो मैं लिखूंगा घटकों के रूप में, हमने पहले ही लिख दिया कि एक्स दिशा के अनुदिश आर एक्स घटक, वाई दिशा के अनुदिश आर वाई और जेड दिशा के अनुदिश आर जेड घटक जो है वो इसके अंदर होता है। अब अगर इन घटकों के हम लोग मान बनाएं तो इन घटकों के जो मान हैं वो आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखने होते हैं कि अगर मैं कोस एल्फ़ा यहाँ पर फाइंड करूँ, कोस एल्फ़ा जो है वो यहाँ पर फाइंड करूँ, तो कोस जो है वो क्या होता है, आधार बटीकरण होता है। एक मैं फाइंड करके आप लोगों को दिखाऊंगा, बाकी हम लोग जो है वो उसके तरीके से ही लिखेंगे, क्योंकि जेड दिशा को मैं इस तरीके से बनाकर आपको डेरिवेशन नहीं करवा सकता। तो देखो, केवल हम लोग यहाँ से एल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैंने यहाँ से एक लंब डाल दिया। एल्फ़ा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। ये वाली भुजा जो है वो क्या बन गई अपने पास, आधार, और इस आधार का मान कितना है, आर एक्स। ये है अपने पास कर्ण, और कर्ण का जो मान है वो कितना है, आर का परिमाण है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कोस एल्फ़ा की, तो कोस एल्फ़ा जो है वो कितना हो जाएगा, कोस एल्फ़ा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना, आर एक्स, बटे में कर्ण कितना, आर का परिमाण। अब आर का परिमाण अपने पास है नहीं, आर ये है। अगर ये इसके अंदर दो ये होते पद तो मैं आर का जो परिमाण है वो कितना लिखता, मैं लिख लेता अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर, यही लिखता अगर ये दो हैं तो तीन आ गए तो क्या हो गया, तीसरे को भी लिख दो प्लस में आर जेड का स्क्वायर, तो ये बन गया आर का परिमाण। तो आर का परिमाण यहाँ पर लिखूँ मैं लिख देता हूँ आर एक्स बटे में आर का परिमाण जो है वो कितना हो गया, अंडर आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कोस एल्फ़ा का मान। इस मान को जो है वो हम लोग एक बार लिख लेते हैं स्मॉल एल से, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग तुलना करते हुए अगर कोस बीटा का मान लिखना चाहें तो कोस बीटा का मान लिखूंगा तो आर एक्स की जगह क्या आ जाना चाहिए, आर वाई, बटे में क्या आना चाहिए, आर का परिमाण। तो मैंने ऊपर लिख दिया आर वाई अपॉन में नीचे क्या है अपने पास, आर एक्स का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर प्लस में आर जेड का स्क्वायर, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए बोल रहा हूँ एम, ठीक है। इसी तरीके से कोस गामा की मान निकालें तो गामा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आर जेड अपॉन में आर, और इसका मान कितना, आर जेड बटे में अंडर रूट आर क्या बन जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस में आर वाई का स्क्वायर प्लस में आर जेड का स्क्वायर, और इसको हमने बोल दिया एन थोड़ी देर के लिए। अब ये जो एल एम एन हम लोग लिख रहे हैं, ये जो एल एम एन हम लोग लिख रहे हैं बिना किसी काम के, तो हम फालतू के अंदर लिखते नहीं, कोई ना कोई कारण तो है ही। तो ये जो एल एम एन है इनको बोला जाता है सदिश आर की दिक् कोज्याएं। ये जो एल एम एन है इन्हें क्या बोला जाता है, सदिश आर की दिक् कोज्याएं। अब इन्हें दिक् कोज्याओं से संबंधित क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जाता है। तो अगर एल एम एन को बोला जाता है दिक् कोज्याएं, और दिक् कोज्याओं के लिए अगर हम एक रिलेशन बनाना चाहें तो दिक् कोज्याओं के लिए जो रिलेशन है वो पहला रिलेशन जो है वो क्या होता है, देखो कि अगर हम इन सब को क्या कर दें, स्क्वायर करके जोड़ दें इन तीनों को,
यानी मैं बोल दूं कि एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, तीनों का योग कर दूं मैं, तो इन तीनों का स्क्वायर करके योग करूंगा तो ये वाला पद जो है वो क्या बन जाएगा, एल यही है, एल यही है तो मैं इसको कोस स्क्वायर एल्फा भी बोल सकता हूँ, एल को ही तो कोस एल्फा बोला है, प्लस में कोस स्क्वायर बीटा प्लस में कोस स्क्वायर गामा। ठीक है, अब मैं मान रखूँ इसके, तो कोस एल्फा का जो मान है अपने पास वो ये रहा, इसका स्क्वायर करूँ, इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या बनेगा, देखो आर एक्स स्क्वायर बटे में नीचे स्क्वायर होगा तो अंडरूट हट जाएगा, क्या है आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर, प्लस में कोस स्क्वायर बीटा करूँ तो आर वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे वही आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर। इसी तरीके से कोस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, आर जेड स्क्वायर अपॉन में आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर, ये बन गया अपने पास। अब इन तीनों के अंदर अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम देखो तीनों का सेम ही है, क्या है आर एक्स स्क्वायर प्लस में आर वाई स्क्वायर प्लस में आर जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है तीनों का एलसीएम सेम ही है तो क्या बचेगा आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा आर वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा आर जेड स्क्वायर, ऊपर जो है वही नीचे है तो मान कितना आ गया 1। यानी क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि किसी सदिश की दिक्कोजों के वर्गों का योग हमेशा 1 होता है। क्या बोल सकता हूँ, किसी सदिश की दिक्कोजों के वर्गों का योग सदैव इकाई होता है, सदैव इकाई होता है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, तो ये आप लोग ध्यान में रखोगे कि कोई भी सदिश है दिक्कोजें क्या हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इनके वर्गों का जो योग कर दे हम लोग, तीनों के वर्ग करके उनका योग कर दे, तो जो तीनों के वर्गों का योग है वो हमेशा क्या होता है 1 होता है। अब अगर हम लोग छोटी मोटी और बातें करें यहाँ पर, तो जैसे फर्स्ट बात, कोई अपने पास बिंदु दिया हुआ है, बिंदु का मतलब निर्देशांक दिए हुए हैं किसी कण के, तो किसी कण के अगर निर्देशांक दिए हुए हैं तो अगर यदि किसी कण के निर्देशांक जो हैं वो अपने को दिए हुए हैं, निर्देशांक कैसे हैं x, y, z, इस तरीके से, ज़रूरी नहीं कि हमेशा तीनों ही हो, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई से भी 2 हो सकते हैं, एक्स जेड हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, या एक्स वाई हो सकता है, और अधिकतम 3 हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमेशा धनात्मक हो, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो जब किसी कण के निर्देशांक हमें दिए हुए हों, ठीक है, तो ये निर्देशांक दिए हुए हैं, मतलब हमें बताया गया है कि इस निर्देशांक पद्धति के अंदर कण जो है वो यहाँ पर किसी बिंदु पर, इस बिंदु के ऊपर वो बैठा हुआ है, तो इस बिंदु के ऊपर है, इसका मतलब हमें कण की स्थिति वो बता रहा है कि ये कण जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो जब कण की स्थिति को बताए तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं स्थिति सदिश को, यानी अगर आपको बोल दे कण का स्थिति सदिश ये है, तो इसका मतलब आपको सीधा समझ जाना है कि कण जो है वो इस पर स्थित है, इस बिंदु पर स्थित है। तो जब मुझे निर्देशांक दिए हुए हों तो इसको सदिश रूप में मैं कैसे लिखूं, मैं लिख लेता हूं x। अब x निर्देशांक का मतलब क्या है, x दिशा में चली गई दूरी, तो x दिशा में चली गई दूरी, तो दिशा कौन सी x, x के अनुदिश इकाई सदिश कितना i कैप, प्लस में y का मतलब y दिशा में चली गई दूरी। अब y दिशा का मतलब क्या आएगा, y तो परिमाण और दिशा कौन सी j कैप, प्लस में z दिशा कौन सी k कैप। तो कोई अगर कण के निर्देशांक आपको दिए हुए हो तो उसके स्थिति सदिश को आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर कोई 2 बिंदुओं के बीच का आपको विस्थापन निकालना हो, ठीक
ठीक है, आपको बोल दिया कि कण बिंदु x1 y1 z1 से x2 y2 z2 तक विस्थापित होता है, विस्थापित होता है। तो विस्थापन सदिश, अब विस्थापन सदिश का मतलब क्या हो गया? विस्थापन सदिश का मतलब हो गया कि दोनों बिंदुओं के मध्य का विस्थापन जो है वो दिया जाएगा विस्थापन सदिश से। अब मैं दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन जो है वो कैसे लिखूं? तो विस्थापन जो है वो हम लोग कैसे बोलते हैं कि यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक चला गया तो ये वाला जो बिंदु है इसमें से ये वाला बिंदु माइनस कर दोगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी आपके पास। तो वैसे ही ये वाला बिंदु ये रहा। तो विस्थापन सदिश जो है वो मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर विस्थापन सदिश को मेनली डी से लिखा जाता है। क्या लिखूंगा? इस वाले x में से ये वाला x माइनस कर दो, x2 माइनस x1। अब x दिशा के अनुदिश है ये, तो x दिशा के अनुदिश इकाई सदिश कितना होता है? i कैप, प्लस में y2 माइनस y1। अब y दिशा के अनुदिश है ये, तो y दिशा के अनुदिश इकाई सदिश कितना होता है? j कैप, प्लस में क्या आ जाएगा? z2 माइनस z1, और z दिशा के अनुदिश इकाई सदिश कौन सा होता है? k कैप। तो ये अपने पास आ गया विस्थापन सदिश। अब अगर हमें विस्थापन सदिश का परिमाण निकालना है तो विस्थापन सदिश का परिमाण तो वही अंडर लगा दो, और एक ट्रिक याद रखोगे क्या? i के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में j के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस में k के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर। ये आपके पास आ गया उस सदिश का परिमाण। चाहे कोई भी सदिश हो, आपको उसका परिमाण निकालना है तो i के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर, प्लस में j के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर, प्लस में k के मल्टीप्लाई वाले का स्क्वायर, और ये अपने पास आ जाएगा उसका परिमाण। चलिए नोट कीजिए आप लोग इसे और वापस से देखिए, और इसकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सोल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन दो सदिश राशियों का गुणा पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।